हेलो एंड वेलकम टू पाठशाला। आज हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। नो डाउट बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं है। अभी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे और अब रेगुलर चलेगा। अब कैसे चलेगा? रेगुलर चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स एंड फील्ड के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सोर्स एंड फील्ड के बारे में। तो देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं किसके बारे में सर? चार्ज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? चार्ज के बारे में अगर बात करते हैं तो चार्ज अगर रेस्ट पर है, चार्ज अगर किस पर है? रेस्ट पर है, ठीक है। दूसरा, चार्ज अगर मूव कर रहा है, चार्ज अगर मूव कर रहा है, ठीक है। इधर देखो, चार्ज अगर रेस्ट पर है, चार्ज अगर रेस्ट पर है, तब सर चार्ज अगर रेस्ट पर है तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इसके बारे में हम खूब सारा जानकारी लेकर के आए हैं पिछले चैप्टर में, है ना, कि चार्ज अगर किस पे होता है? रेस्ट पे होता है, तो वो फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को कई बार हम फोर्स अपॉन चार्ज के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं? फोर्स अपॉन चार्ज के नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में तुमको पता है कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और चार्ज से डिवाइड करेंगे तो एक चार्ज कट जाएगा, हो जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया। दूसरा, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज मूव दो तरीके से कर सकता है। एक कांस्टेंट स्पीड से, ध्यान से सुनना, कांस्टेंट स्पीड से, है ना। और दूसरा एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ठीक है। अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, अगर चार्ज किससे मूव कर रहा है बताइए? कांस्टेंट स्पीड से, तो उस स्थिति में क्या होगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में सबसे ज्यादा क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को गेन करेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर चार्ज फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तब ये EM, है ना, EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बनाते हैं बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुल मिलाकर के चार्ज पर ही सारा चीज आधारित है। पहला बात चार्ज के बारे में बोले कि अगर रेस्ट पर है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, मजाक में मत लेना, पूछा जाता है। चार्ज अगर मूव कर रहा है तो चार्ज दो तरीके से मूव कर सकता है, कांस्टेंट स्पीड से, है ना, और या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। स्पीड को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन को त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें चार्ज मूव के बारे में, तो कांस्टेंट स्पीड है तो सिर्फ कांस्टेंट स्पीड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ में EM वेव भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जस्ट लाइक अ सनलाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास समझ में आया थोड़ा सा बात। अब हम बात करते हैं अगला बारे में, जो सबसे पहले शुरुआत हुआ था एक लॉ, है ना। और हम सबसे पहले मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में। हम यहाँ पर उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जो हमारे लिए क्या होगा? अति महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया हमारे पास बायोट और सेवर्ट, दो साइंटिस्ट का नाम है, सेवर्ट लॉ, ठीक है। बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। बायो-सेवर्ट्स लॉ के बारे में बात करने, उन्होंने क्या कहा? बायो-सेवर्ट लॉ का मतलब क्या होता है, इसको एक बार समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है? एक वायर है ना, क्या है? एक वायर है। अब इस वायर का हम एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं, है ना। तो हम जब 12th क्लास में इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, जब हम 12th क्लास में इंटीग्रेशन के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमको ये सिखाती है कि जब छोटा चीज लिया जाता है, छोटा टुकड़ा लिया जाता है, तो उसको DL से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि इस लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? DL से रिप्रेजेंट करेंगे। इस लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? DL से रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को हम DL से रिप्रेजेंट कर दिए। कहीं दूर एक पॉइंट P है, कहीं दूर एक पॉइंट P है, और इसी पॉइंट पर हमको ये जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ध्यान से सुनना,
इस छोटे से एलिमेंट के वजह से, इस छोटे से वायर के एलिमेंट जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, उससे कहीं सुदूर यानी कि कहीं दूर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, कहीं P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, dV से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि छोटे से के वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, छोटा से के वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो डिस्टेंस है स्पेशली हम इस डिस्टेंस को r बोल रहे हैं। पहले क्वेश्चन क्लियर हो गया। लॉ क्या कहता है, बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक पूरा वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बोलो I, करंट कितना फ्लो कर रहा है बोलो I, I करंट फ्लो कर रहा है। अब ये करंट जो I फ्लो कर रहा है, उस I करंट मतलब कि I करंट से छोटे से एलिमेंट को लिए और यहाँ से एक दूरी पे चले गए जिसका नाम है P, एक दूरी पे चले गए जिसका नाम है बोलो P, ठीक है, जिसका नाम क्या है, P नाम है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, R बोल देते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, बोलिए R बोल देते हैं। और इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो dV जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IDL के। यहाँ I का मतलब करंट है और DL का मतलब वो एलिमेंट जिसके वजह से हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। उसी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कि इसके बीच में एक एंगल है जिसको हम थीटा बोल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और बाद में बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इन सभी को अगर हम एक साथ मिलाना चाहते हैं तो dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब इसको रट लो या फिर कैसे भी याद रखो, लेकिन अब हम बात करते हैं कि सर आप एक बात हमेशा बोला करते हैं कि जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर जब कभी भी हम किसको, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा करके इक्वालिटी लगाते हैं तो वहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनल साइन को हटाइए और उसके जगह पे क्या लगाना है हमको बोलो, इक्वालिटी लगाना है। क्या लगाना है, इक्वालिटी का साइन लगाना है। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा और उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम अभी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। और ये रहा हमारा पहला फॉर्मूला जो हमको याद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट, कि छोटे से एलिमेंट के वजह से किसी पॉइंट P पर जो R डिस्टेंस पर है उसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कितना होगा बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या होगा बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा, IDL साइन थीटा। समझ में आ गया क्या। अब यहाँ पर किसका क्या मतलब है सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होगा, मतलब क्या होगा बताते हैं। उससे पहले I का मतलब क्या है बोलिए, करंट है, ठीक है। DL का मतलब क्या है, एलिमेंट लेंथ, एलिमेंट लेंथ। R का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एलिमेंट, फ्रॉम एलिमेंट। जो एलिमेंट काट के रखे हैं वहां से लेकर के जिस पॉइंट तक का निकालना है वहां तक का। और कुछ है क्या यहाँ पे, साइन थीटा मतलब एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड और पॉइंट, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम आते हैं, वैल्यू बताए उससे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि म्यू नॉट का मतलब क्या होता है। किसका मतलब सर, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता था, परमिटिविटी। क्या नाम होता था, परमिटिविटी। और इसका नाम है परमिएबिलिटी। क्या नाम है बोलिए, परमिएबिलिटी। क्या नाम है बोलो, परमिएबिलिटी नाम है। क्या नाम है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, फ्री स्पेस। क्या होता है बोलिए, फ्री स्पेस। अब किसी ने हमसे पूछ लिया, चलिए मान लिया हम आपकी बात को, पर परमिएबिलिटी तो ठीक है, पर इसका वैल्यू कितना होता है। तो इसका वैल्यू होता है 4 पाई गुना 10 के पावर माइनस 7। कितना वैल्यू होता है बोलिए, 4 पाई गुना 10 के पावर माइनस 7। यूनिट तुम बताओगे या हम बताएंगे, हम बताएंगे यूनिट तुम बताओगे कि हम बताएंगे, तो हम बताएंगे टेस्ला। क्या हो जाएगा बोलो, टेस्ला मीटर पर एम्पियर,
ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, म्यू नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, म्यू नोट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 के पावर -7। अच्छा एक बात बताओ, इसको देख करके ये कहा जा सकता है कि सर म्यू नोट अपॉन 4 पाई की जगह पर सीधे 10 के पावर -7 लिख सकते हैं? अरे इसको इधर भेज दे तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 के पावर -7 नहीं आ गया? नहीं समझे? चलो समझ में आ गया ना, तो ये बातें हमको समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुमको किसी ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता था, बताइए जल्दी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता था, न्यूटन पर कूलम। क्या होता था बोलो, न्यूटन पर कूलम। अभी अभी लिखे भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, किसका यूनिट बोल रहे हैं बोलो, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड। हम बाद में प्रूफ करके भी दिखाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो है वो टेस्ला होता है। क्या होता है बोलो, टेस्ला होता है। क्या होता है बोलो, तस्ला नहीं रे, टेस्ला। क्या होता है बोलो, टेस्ला होता है। ठीक है, और हमसे किसी ने बोला सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो गॉस होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है बोलो, गॉस होता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होता है बोलिए, ये सब याद रखना है, मजाक नहीं रखना है, याद रखना है बोलो, याद रखना है। गॉस होता है। क्या होता है बोलो, गॉस होता है। ठीक है, अब किसी ने हमसे पूछ लिया कि बताओ एक टेस्ला बराबर कितना है ना, सर एक टेस्ला बराबर कितना गिलास है, एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गिलास। इसे याद भी रहेगा, देखो है ना, 10 के पावर 4 गिलास। कितना गिलास, हाँ 10 के पावर 4 है, नहीं 10 के पावर 4 है। ठीक है, एक तसला बराबर 10 के पावर 4 गिलास। तुमको पता चल गया ना कि सर तसला बड़ा होता है और गिलास छोटा होता है, ऐसे याद भी रह जाएगा नहीं। चलो, तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10 के पावर 4 गॉस। कोई दिक्कत है क्या किसी को भी? बोले नहीं सर, इतना में तो हम महारथी हासिल कर लिए नहीं। हाँ चलो, अब यहाँ पर सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे थे बोलो, बायो सावर्ट लॉ के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे बच्चे, बायो सेवर्ट लॉ के बारे में बात कर रहे थे। बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या होता है कि इसमें करंट दौड़ रहा है आई, ठीक है, हम एक छोटा सा एलिमेंट काट लिए और उसी की वजह से पी पॉइंट पर क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो हम बोले मैग्नेटिक फील्ड छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल, आई का मतलब करंट, डीएल का मतलब वो एलिमेंट का लेंथ है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, और सबको जब एक साथ रखे तो dv इज इक्वल टू आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर आ गया। और अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को sin हटाएंगे तो उसकी जगह 4 पाई अपॉन 4 पाई सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर आ गया। और ये फॉर्मूला हमको रटा हुआ होना चाहिए हर हालत में, हर हालत में क्या होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड का क्या आपको ये यूनिट बताए हैं, टेस्ला, और इसका सीजीएस यूनिट के बारे में बात करें तो गॉस, एक टेस्ला इक्वल टू 10 के पावर 4 गॉस होता है। सबसे पहली बात यह हो गया, और उस बिहाफ पर हम म्यू नोट का भी यूनिट बताए हैं, और म्यू नोट का यूनिट कितना होता है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर वैल्यू कितना होता है, वह वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 के पावर -7। हाँ बोलो क्या बोल रही, अरे टेस्ला माइनस है ऐसे हाइफन ये साइन है ना, बताते हैं ऐसा, दो चीज के बीच में जो साइन लगाते हो वो माइनस है। चलो हाँ रे हाँ, काहे नहीं लगेगा, तुम समझदार आदमी हो। चलो आओ इधर। अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बोलिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। सर ये कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहली बात ये कि ये जो यूनिट है उसमें करंट कहाँ जा रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट है यहाँ, पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है ना। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे बोलिए, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, अंगूठा को, इसको राइट हैंड को, सबसे पहली बात है राइट हैंड। ऐसा नहीं कि पेन पकड़े हुए हैं राइट में तो सर लेफ्ट खा लिए तो लेफ्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं, किसका इस्तेमाल करना है बोलो, राइट हैंड का इस्तेमाल करना है।
सर D4 देखो इधर, सबसे पहले दाएं बाएं में कंफ्यूज रहोगे, पता नहीं, पता चला कि दाएं बाएं में कंफ्यूज है। D4 दाया और B4 बाया, समझ गए ना, D4 दाया और B4 बाया। ठीक, पहली बात तो ये हो गया। ठीक है, तो अपने हाथ में ऐसे करोगे ना तो एक तरफ D बनेगा और एक तरफ B बनेगा, है ना, तो दाहिना बाएं में कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहली बात छोड़ो। पर राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। कौन सा हैंड का इस्तेमाल करना है बोलो? राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, राइट हैंड का, जिससे खाते हो, है ना, उस हैंड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद में अंगूठा को कहाँ रखना है? करंट के डायरेक्शन में। अंगूठा को कहाँ रखना है? करंट के डायरेक्शन में रखना है। और अंगुली किधर खोलना है? उसके तरफ जिधर तुमको फील्ड निकालना है, जिधर तुमको फील्ड निकालना है। तो सर अंगूठा इधर रखे, फील्ड ऐसे खोले, और हमारा जो पाम है वो कहाँ जा रहा है? अंदर के तरफ में, यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? इनसाइड होगा, यानी कि ये तीर का पीछे वाला पार्ट है। जब तीर उड़ता हुआ जाता है ना तो ऐसे जाता है, रियलिटी है कि नहीं है ना, तो हमको ये वाला चीज दिखाई देता है, नहीं तो इसलिए हम कट बना दिए। समझ में आएगा कि नहीं? खैर वो छोड़ो, क्यों बनाया नहीं बनाया उससे मतलब नहीं है। ये बात ध्यान रखना है कि जो पीछे वाला पार्ट है ना तीर का, यानी कि जो इनवर्ड कभी भी है तो कैसे डिनोट किया जाएगा बोलो? क्रॉस से। कैसे डिनोट किया जाएगा? क्रॉस से। और जब आउटवर्ड का बात करेंगे तो उसको कैसे डिनोट किया जाएगा? डॉट से। अभी हम तत्काल में लिख देते हैं, इसका मतलब होता है इनवर्ड। क्या होता है बोलो? इनवर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनवर्ड है। ये बात समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम लोगों को इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में बताए थे कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है तो कुछ नहीं करना है सर, ऊपर खाली वो तीर लगाना है, पहली बात। दूसरी बात, बाकी चीज में मत बदलाव करो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई को 4 पाई ही रहने देते हैं। उसके बाद में आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है ना। अब हमें क्या लगाना है? हमको डायरेक्शन लगाना है। क्या लगाना है बोलो? डायरेक्शन लगाना है। क्या लगाना है बोलो? डायरेक्शन लगाना है। अब एक बात, ये यूनिट वेक्टर है। क्या है बोलो? यूनिट वेक्टर। हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो, वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है सर? वेक्टर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और इसको डायरेक्शन बोलते हैं। अब यूनिट वेक्टर ये है, क्या है बोलो? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन क्या लिखेंगे? ऐसा लिख देंगे, है ना। बोलो, तो अब अगला बात देखो, dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इनटू, अच्छा देखो ये कैप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बोलो? कैप लगा हुआ है। तो इसके जगह पर हम आर वेक्टर अपॉन नीचे क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं, है ना। अरे इसके जगह पर देखो ना, क्या ध्यान है, इसके जगह पर नहीं लिख सकते हैं बोलो? तो इसके जगह पर बस वो रख दिए, है ना। अब देखो dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ले मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, इनटू IDL साइन थीटा अपॉन, अच्छा देखो r का पावर 3 और पावर 2 पावर 1 तो पावर 3 हो जाएगा, और ऊपर तीर लगा रहेगा। तो हम पहले भी बताए थे कि वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बहुत आसान तरीका, अगर ऊपर तीर लगा है तो नीचे क्या होगा? नाटक मत कर, चल। ऊपर तीर लगा हुआ तो नीचे क्यूब होगा, ऊपर तीर लगा तो नीचे क्यूब होगा, और ऊपर अगर टोपी लब पहनाया हुआ है तो नीचे स्क्वायर होगा। समझ में आ गया? अरे देख देख, तोर भाई तोरा टोपी पहनावे लो ना, दूगो भाई हो आ टोपी पहनावे लो, मतलब बेवकूफ बनावल। हाँ तो वही, उसी को टोपी पहनाना बोलते हैं। तो टोपी पहना तो दूगो भाई, है ना, और तीर लगाए तो तीन, एगो और होता था तीर मार देता, गोली मार देता। हाँ एकदम ठीक है, पापा भी साथ में मिल जाते तो गोली मारे धमकी दे बोलो ना। हाँ तो 3 गोली, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना, मजाक करें। लेकिन कुल मिलाकर के जिस भी तरीके से रिलेट करके याद रखो, याद रहना चाहिए, ठीक है ना। कि ऊपर अगर एक याद रख लेना, अगर ऊपर कैप लगा हुआ है तो नीचे स्क्वायर होगा, ऊपर तीर लगा हुआ है तो नीचे क्यूब होगा। ये वेक्टर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है। सर हम आपको डायरेक्शन बता दिए, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से बताना है। कैसे सर? थंब को किसके डायरेक्शन में रखना है बोलिए? किसके डायरेक्शन में? करंट। ध्यान से सुन लो, एक बार और बता रहे, करंट के डायरेक्शन में अंगुली को, पूरा अंगुली को किधर खोलना है? जिस पॉइंट पे निकालना है उसके तरफ, जिस पॉइंट पे निकालना है उसके तरफ खोलना है, और जो पाम जिधर गया वही डायरेक्शन होगा। अगर पाम अंदर गया है तो इनवर्ड, पाम बाहर आया है तो आउटवर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी, है ना। कोबरा मेथड। चलो अगला एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, जैसे कि मान लो करंट इधर से दौड़ रहा है, इधर में इसे करंट इसमें ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है। और किसी ने बोला कि इस पॉइंट पे निकाल के दिखाओ, पॉइंट P पर और पॉइंट Q पर, ठीक है। तो चलिए सर निकालते हैं।
कैसे करेंगे बोलो, इसके तरफ रखें है ना, और पी की तरफ फैलाओ, कहाँ गया अंदर, यानी कि इसके वजह से इनसाइड। ऐसे रखो ऐसे खोलो, कहाँ आया बाहर। नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं कुछ नहीं करना। अरे अंगूठी अंगुला देखो, अंगूठी को इधर रखे, अंगूठा को इधर रख दिए, अब पी पॉइंट पे निकालना है। कहाँ निकालना है, तो अंगुली किसके तरफ खोले, इसके तरफ, ठीक है। पाम कहाँ गया, पाम कहाँ गया, अंदर या बाहर, बोर्ड के अंदर जा रहा है ना, इसका मतलब इनवर्ट, इसका मतलब इनवर्ट, ठीक है। अब देखो इधर अंगूठी को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब क्या अंगुली किधर खोलेंगे, इधर खोलेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे निकालना है ना, तो अंगुली को ऐसे खोलेंगे और ऐसे खोले तो देखो पाम किधर आ रहा है, बाहर की तरफ में, इसका मतलब समझी गए हो, समझी गए, राशि दिख रही। चलो इधर देखो अगला, हाँ अगर ये समझ गए तो ये बताइए, ये एलिमेंट है और करंट इधर से आ रहा है, अब क्या ऐसे जा रहा है करंट, कहाँ जा रहा है ऐसे, चलो वही पॉइंट पी और पॉइंट क्यू है ना, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, नीचे की तरफ है अब की बाहर नीचे की तरफ है ना करंट, ऐसे, और अब क्या ऐसे खोलेंगे है ना, अंदाज मतलब ज्यादा हाथ तोड़ने का जरूरत नहीं है, एक अंदाजा लग गया ना कि सर बाहर की तरफ में आएगा। हाँ यहाँ से देखो, इसे ऐसे, ये तो आसानी से खुल गया, अंदर की तरफ जाने लगे, तो क्यू पर अंदर की तरफ, पी के ऊपर बस सोचते हैं, ऐसे करेंगे तो ऐसे खोलना पड़ेगा ना, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, नहीं समझे बात, देखो यहाँ से करेंगे तो आसानी से खुल जाएगा। तो हम तो बोर्ड पर है तो इधर उधर कर ले रहे हैं, तुम अंदाजा लगा रहे, जरूर नहीं कि सर जब तक ऐसे नहीं आएगा तक अंदाजा लग जाएगा ना एक, है ना। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और हम पहले बोले इसको आउटवर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, आउटवर्ड। आउटवर्ड को किससे डिनोट करते हैं, डॉट से, बिहार बोर्ड में भी पूछ लेगा, आउटवर्ड को किससे डिनोट करते हैं, है ना, डॉट से, और इनवर्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, क्रॉस से, समझ गया। तो थंब कहाँ रखना है बोलिए, हाँ तो यार अब कैसे याद रखेंगे सर, थंब को कहाँ रखना है, थंब को रखना है करंट के तरफ, करंट के डायरेक्शन में, समझ में आया, हमको कहाँ रखना है बोलो, करंट के डायरेक्शन में। उसके बाद में फिंगर, सभी फिंगर को पॉइंट के तरफ, पॉइंट के तरफ खोलना है, ठीक है ना, खोलना है, पॉइंट की तरफ क्या करना है बोलो, खोलना है, नहीं समझे बात को, है ना। तो फिंगर को पॉइंट की तरफ खोलना है, कोई दिक्कत है, फिंगर को पॉइंट की तरफ खोलना है, तो खोल दिए, खोलना है कि खेलना लिख दी क्या, नहीं ठीक है खोलना ही है, नहीं खेलना नहीं रे, खोलना है, खोलना है, ठीक है। और जो पाम है, पाम का स्पेलिंग बोलो तो, PALM, पाम, डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन बताएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, समझ में आ गया। पाम जिधर डायरेक्शन उधर, है ना, पाम जिधर डायरेक्शन उधर, है कि नहीं है। चलो कोई दिक्कत है क्या बोले, नहीं ना। एक बार इसको लिखना चाहोगे पूरा बोर्ड को, बोलो जल्दी, ये फोटो खींचे, चल लिख जल्दी फटाक से, लाइन हो ना, कहाँ से रोका जाता है, यहाँ से, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी के बारे में। परमिटिविटी मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। परमिएबिलिटी का मतलब होता है म्यू नॉट, याद रखने का तरीका कुछ भी कर लो अपना, परमिएबिलिटी म्यू नॉट को कहते हैं और परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं, बाद में इसमें कंफ्यूजन होते रहता है। अभी हम पढ़ कर क्या है कि सर म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस का 7। अभी हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो कितना होता है, एक बार बोल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट जो है वो कितना होता है। सर एप्सिलॉन नॉट को रहने देते हैं, एक काम करते हैं ना, ऐसे 1/4 पाई, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसका अगर कोई हमसे पूरे का वैल्यू पूछ ले तो इसका वैल्यू होता है 9 गुना 10 के पावर 9। कितना होता है बोलो, 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। अब हम बोले चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखें, अब हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c² होता है। क्या होता है, 1/c²। सर ये c² कौन सा बोला है, वही जो तुमको पता है, स्पीड ऑफ लाइट। याद रखना भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या है बोलो, अच्छा बहन जी याद, ठीक है भाई साहब चाहे बहन जी, चलो देखो, स्पीड ऑफ लाइट,
क्या है बोलो, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना। अब ये बात हो गया। दूसरी बात, हम कहीं पर भी अगर ऐसे लिखे, देखिए म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/c, और ये इधर का स्क्वायर इधर आकर के रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो। अब इसको इधर और इसको इधर भेज देते हैं, तो c इज इक्वल टू 1/√μ नोट एप्सिलॉन। क्या हो जाता है, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। अब जब इसका वैल्यू रख करके सोल्व करते हैं तो हमारे पास c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाता है। यानी कि कहीं पर भी अगर हमको आज के बाद ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 1/μ नोट एप्सिलॉन नोट, अब बोले इसका यूनिट बताइए, तो हम बोलेंगे सर ये तो c के बराबर है, और c का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट बताने के लिए अगर हमको बोल दिया जाए तो ये तो c का यूनिट है, और c का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है बोलिए, मीटर पर सेकेंड। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बन जाता है जब आपसे ये बातें पूछी जाती है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम यहाँ पे आराम से बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो। चलो कोई ना, आगे चलते हैं। नहीं लिखना तो एक ही साथ बाद में स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलो ये एक छोटा सा बात था। चलिए आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सर ये कौन का मतलब क्या बात है, ये मतलब समझ नहीं आया। चलो दिखाते हैं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। देखो सबसे पहली बात ये कि हमारे पास एक फाइनाइट, अब हम एलिमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे पूरा वायर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पूरा वायर के बारे में। और ये वायर जो है वो स्ट्रेट लाइन और फाइनाइट लेंथ का है। क्या है बोलो, फाइनाइट लेंथ का है। और इसमें से करंट कितना जा रहा है, आई। कुछ नहीं करना है, इसके इस वाले कॉर्नर को पकड़ना है, इस वाले कॉर्नर को पकड़ना है, और यहाँ पे मान लो पॉइंट P है, और उसी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्या होगा बोलो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। चलिए हम आपको बता करके साबित करते हैं। चलिए आ जाइए। तो सब सिंपल सी बात यह है कि यहाँ तक सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, इस पॉइंट को ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे, और इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो r है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है हमेशा। स्ट्रेट वायर से कैसा डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। अब देखो ध्यान से, सुनो, जो ये परपेंडिकुलर वायर है ना, उसी से हमको चल करके जाना है एंगल बताने के लिए। यानी कि इधर से ऐसे जाएंगे हमेशा, और इधर से ऐसे जाएंगे हमेशा। ध्यान रखना, अभी हम इसको थोड़ा और, जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो शायद तुम लोग को दिक्कत होगा, इसलिए ध्यान करना। देखो क्या ध्यान से, यहाँ से कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और यहाँ से ऐसे जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन P पॉइंट तक जा रही है, उससे ऐसे चल करके, यानी कि ये जो कॉर्नर को जोड़ रहे हैं वहां तक, और ऐसे हमेशा ऐसे ही चलना है, हमेशा क्या करना है, वैसे ही चलना है। अभी तत्काल में हम इसका नाम अल्फा और इसका नाम बीटा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बोलो, अल्फा और बीटा दे रहे हैं। और हमसे किसी ने पूछा कि इसके P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पंचायत छोड़ करके मैग्नेटिक फील्ड बताइए। चलिए पंचायत छोड़ के मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, म्यू नोट अपॉन 4 तो होगा ही होगा। हम बोले हाँ ये तो होगा, म्यू नोट अपॉन 4 होगा। ठीक है। उसके बाद में क्या है, यहां पर होगा इनटू आई अपॉन, अब की बार सिर्फ आर होगा, आई अपॉन आर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा सर, साइन अल्फा अपॉन प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। समझ में आ गया क्या, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। कैसे याद रखना है, वैसे म्यू नोट अपॉन 4 आई अपॉन आर। क्या याद रखना है बोलो, म्यू नोट अपॉन 4 आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एंगल कहां से लेना है, यहां से लेना है। एंगल कहां से लेना है, क्या होगा, बीपी के जगह पे एमपी होगा। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट बी से करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। बाकी सबका मतलब पता है, आई का मतलब ये करंट, आर का मतलब ये वाला डिस्टेंस, वायर से लेकर के पॉइंट तक का डिस्टेंस। आर का मतलब, अब ये लेंथ वाला डिस्टेंस कौन सा लेना है ना, कौन सा डिस्टेंस, समझ में आ गया क्या। हाँ सर, तो ये कैसा वायर है, ये तो फाइनाइट वायर है। केस 1 का मतलब हो गया, ये हमारे पास कैसा वायर है, फाइनाइट, फाइनाइट वायर। ठीक है ना, कैसा वायर है भाई, ये फाइनाइट वायर। दूसरा क्या है, देखो दूसरा पॉइंट है इनफाइनाइट वायर। दूसरा वायर कैसा है, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर। ये इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब है, चलो देखते हैं। एक लाइन ऐसे यहां तक है मान लो, और ये वायर कहां तक जाती है हमको नहीं पता, पर इनफाइनाइट। ठीक है। और सेम वही बात कि P पॉइंट पर आकर के आप बताइए क्या होगा, और ये डिस्टेंस अभी भी कितना है, r। हम बोले एक काम करते हैं सर, अगर यहां से हमको क्या बोले हैं कि कॉर्नर से जोड़ना है पॉइंट को, कॉर्नर से क्या करना है, पॉइंट को जोड़ना है।
जब हम कॉर्नर से पॉइंट को जोड़ने गए तो हम ये लाइन जो है इनफाइनाइट पे जा रहा है और ये लाइन जब इनफाइनाइट पे जाएगी तो ये कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे जाकर के मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से ये लाइन भी कहाँ आकर के मिलेगी, इनफाइनाइट पे आकर के ही मिलेगी। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा इधर से वहां तक का 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री, कितने डिग्री बनेगा 90 डिग्री, यानी कि अब क्या अल्फा और बीटा कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का हो गया। सर क्या होगा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे कितना होगा इनफाइनाइट वायर की वजह से, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन अल्फा के जगह पर साइन 90 डिग्री रखेंगे, साइन 90 प्लस साइन बीटा के जगह पर साइन 90 डिग्री रखेंगे और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो यानी कि बीपी इज इक्वल टू, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या हो जाएगा बोलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो कितना आ गया देखो, एक बार ध्यान से देखो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के जगह पर 2 पाई आई अपॉन आर आ गया, म्यू नॉट समझ में आ गया क्या। हाँ अब देखो, चाहे फाइनाइट हो और चाहे इनफाइनाइट हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर की वजह से, ध्यान से एलिमेंट नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वायर की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है या आर स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जबकि यही अगर एलिमेंट के बारे में बात करें, एलिमेंट के बारे में बात करें तो क्या होगा सर आर स्क्वायर, क्या होगा बोलो आर स्क्वायर होगा। और यहाँ पे एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन बनता है, ये किसके लिए है सर वायर के लिए, क्या है किसके लिए है वायर के लिए। और जबकि ये बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो वो किसके लिए है इनफाइनाइट क्या बोलते हैं उसको एलिमेंट के लिए, क्या हो जाएगा बोलो एलिमेंट, वायर का छोटा सा एलिमेंट के लिए ना, स्मॉल एलिमेंट के लिए। अब हमसे किसी ने पूछा कि मान लीजिए हम यहाँ से वो जो पॉइंट है ये ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पर हम आर दूरी पर, ठीक है, और सेम एक वायर है मेरे पास फाइनाइट ही, चलो मान लेते हैं फाइनाइट है, और उससे भी हम कितने दूरी पर है ऐसे मान लो पॉइंट, ठीक है, और उस पर हम कितना दूरी पर है उसी आर दूरी पर ही है, कितना दूरी पर है आर दूरी पर ही है, ठीक है। अभी हम ये कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से, हमको नहीं पता चार्ज वार्ज करके कुछ भी तरीके से यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोले हाँ होगा। अब हम जब इसमें क्या करते हैं आगे की तरफ में बढ़ते हैं और इसमें भी क्या करते हैं आगे की तरफ में बढ़ते हैं, तो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से आर बढ़ेगा तो बी पक्का घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा घटेगा, पक्का घटेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगा कि इसमें ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगा, किसमें ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज एलिमेंट वाला में बहुत तेजी से होगा। क्यों, क्योंकि सर इसमें स्क्वायर के रेशियो में घटेगा, किसमें घटेगा स्क्वायर, देखिए क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे सीधे सीधी घटेगा, इसलिए उतना घटेगा। तो दोनों केस में बीम में भी डिक्रीज होगा और एलिमेंट वाला केस में भी और स्ट्रेट वायर वाला केस में भी, लेकिन ज्यादा तेजी से किस में डिक्रीज होगा एलिमेंट वाला केस में ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगा, याद रहेगा। क्यों, समझ में आ गया, क्यों समझ में आ गया, असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। अब हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा ये कर लेते हैं सर, यहाँ पे दोनों के लिए कैसा बनेगा ग्राफ, तो दोनों के लिए ऐसा ही बनेगा, ग्राफ तो दोनों के लिए ऐसा ही बनेगा, किसके किसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में दोनों के लिए बनेगा वही, है कि नहीं। पर समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सेमी इनफाइनाइट के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे सेमी इनफाइनाइट के बारे में बात कर लेते हैं। एक फाइनाइट हो गया, एक इनफाइनाइट हो गया और एक सेमी इनफाइनाइट हो गया। सेमी इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये सेमी इनफाइनाइट क्या होता है, चलो देखते हैं, आ जाओ। सेमी इनफाइनाइट क्या, वायर एक तरफ से फिक्स है और एक तरफ इन्फिनिटी तक जाती है, एक तरफ से फिक्स और एक तरफ क्या जाती है इन्फिनिटी तक जाती है। अब हम एक काम करते हैं सर, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, मुझे ले लो कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को जोड़ने के लिए हमको एंगल बनाना पड़ता है। तो ये एंगल जो है वो पॉइंट P पर 0 हो गया, जबकि एक एंगल इसको जोड़ेंगे ऐसे करके तो देखो इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा, याद है इनफाइनाइट को जोड़ने के लिए एंगल 90 डिग्री ही बनाना पड़ेगा, कहीं दोनों पैरेलल चलते चलते जाकर के कहीं मिलेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा सर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो एक एंगल 0, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं सेमी इनफाइनाइट के केस में
अल्फा सपोज करते हैं कि 0 हो गया तो बीटा कितना हो जाएगा 90। ऐसा कुछ नहीं है, आप बीटा को भी क्या बोल सकते हैं 0 बोल सकते हैं और अल्फा को 90 बोल सकते हैं, दोनों में से किसी को कुछ बोल सकते हैं, पर एक 0 होगा। क्या होगा बोलो, एक 0 होगा और एक 90 होगा। इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा सर, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई अपॉन आर तो रहेगा ही रहेगा। अब की बात, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए कुछ भी नहीं बदलेगा, सब वही रह जाएगा और ये चीजें अपनी सीधे सीधी आ जाएगा। समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत है किसी को भी नहीं, तो हमारे लिए ये बात है। उसके बाद में सपोज सर मान लीजिए हमारे पास ये वायर है ना, और इसके अलोंग हमको क्या निकालना है, इसके अलोंग, जैसे कि ये वायर है, करंट ऐसे जा रही है, करंट क्या हो रहा है, ऐसे जा रही, ठीक है ना, करंट ऐसे जा रही, और हमको किसी ने बोल दिया कि इस पॉइंट पर पॉइंट पी पर क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बताओ, पॉइंट पी पर क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बताओ, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अलोंग द वायर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। कुछ बातें हम ऐसी बोल करके छोड़ दे रहे हैं, उसको लिख लेना, क्या कर लेना, लिख लेना, हम बार बार रिपीट कर दे रहे हैं। अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 0 होता है, याद रखना। अलोंग द वायर मैग्नेटिक, देखो ये पॉइंट जो है अलोंग है कि नहीं है ना, तो अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। समझ में आ गया इतना तक, चलो एक बार इसको भी लिखो, लिख ले बुआ, चल इधर आ जा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क एट अ सेंटर, ठीक है, क्या पूछा गया बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है, हमारे पास एक सर्कल होता है, क्या होता है, देखो एक सर्कल होता है। अब सर्कल के अगर हम इससे छोटा सा पार्ट को काट लेते हैं ना, जैसे हिस्सा को, इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अब इसके सेंटर पे बताना है तो हम क्या करेंगे सर, ऐसे चले जाएंगे, क्या कर देंगे, ऐसे चले जाएंगे, समझ गए ना। तो यहीं पे बताना है, फिर थोड़ा उल्टा हो गया, चलो इसको पलट के बना देते हैं ना, मतलब समझाने के लिए कि अगर तुम क्या करते हो, किसी भी सर्कल के पार्टिकुलर पार्ट को काटते हो तो उसको क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। और तत्काल में ये रहा आर्क, और इसमें से एक करंट गुजर रहा है, क्या गुजर रहा है बोलो, करंट आई। अब इसके सेंटर पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन, सबसे पहले क्या, डायरेक्शन। अब की बार डायरेक्शन बताने के लिए सेम वही, हम कभी नहीं बदलेंगे डायरेक्शन, कैसे नहीं ऐसे बताओ, ठीक है ना। हम डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा वही बात कहेंगे, क्या करना है सर, अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रखना है और जहां पे निकालना है उधर खोलो, देखो अंदर की तरफ में चला गया है कि नहीं है। तो इस पॉइंट पर इनसाइड ही होगा, क्या होगा बोलो, इनसाइड ही होगा। लेकिन अब कितना होगा, है ना। तो ये डिस्टेंस जो है वो दे रखा है हमको कि रेडियस आर, ये डिस्टेंस हमको दे रखा है कि रेडियस कितना है, आर है। तो कुछ नहीं करना है, देखो सीधी सी बात याद रखना है, b इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू नोट लिखना है, क्या लिखना है, म्यू नोट आई तो होगा ही होगा, है ना, म्यू नोट आई 4 पाई आर इनटू यहाँ पे थीटा लिखना है। और ये जो थीटा लिखना है ना वो रेडियन में लिखना है, किसमें लिखना है, रेडियन में। जैसे कि मान लो हमको 60 डिग्री दिया हुआ, हम 60 डिग्री को पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 60 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो कुछ नहीं करना होता है, 60 है ना, 60 को रेडियन किस में कन्वर्ट करना है बोलो, रेडियन में। तो यहाँ पे 60 डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रेडियन में। तो कुछ नहीं करो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अरे किसी भी टर्म को देखो, कुछ नहीं किए हैं, देखो ये 60 डिग्री है ना, इसको हम क्या किए हैं, 180 से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड किए हैं, देखो ठीक से 180 से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड किए हैं। इससे 0 से 0 कट गया, पाई बाई 3 आ गया, समझ में आ गया ना। तो क्या रखना है, रेडियन में रखना है, वैल्यू किस में रखना है, रेडियन में रखना है, ठीक है। तो पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये बात समझ में आ गया क्या, बोले ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर जैसे ये सेमी सर्कल है, अब यहाँ पे कुछ भी एंगल थीटा हमको नहीं पता, उसी थीटा से मल्टीप्लाई किए हैं। सपोज ये सेमी सर्कल है, क्या है बोलो, सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल का मतलब क्या हो गया सर, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है वो कितना डिग्री का हो जाएगा आपके अर्थ, ये तो 180 डिग्री का हो जाएगा, कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो 180 डिग्री का हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, आर के जगह पर आर और थीटा के जगह पे 180, इसका मतलब पाई रख सकते हैं, 180 मतलब पाई रख सकते हैं। पाई से पाई को क्या कर दे, उड़ा देते हैं। तो B इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 आर आ जाएगा, कितना जाएगा बोलो, म्यू नोट आई अपॉन 4। समझ में आ गया। चलो अब पूरा सर्कल के लिए बना लेते हैं, किसके लिए बना लेते हैं बोलो, पूरा सर्कल के लिए। पूरा सर्कल के लिए एंगल कितना होता है, फिर आज गलती मत बोलना, हाँ। और इसमें करंट ऐसे घूम रहा है, सपोज करंट का डायरेक्शन पता होगा तभी डायरेक्शन बता पाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखो अंदर की तरफ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे भी करके हाथ ऐसे घुमाओ, अंदर की तरफ में पाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, वही अंगूठा वैसे ऐसे अंदर,
अभी भी इनसाइड ही आ रहा है। अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो इनसाइड, ये सब रटना नहीं है, निकालना है ना, बहुत आसान चीज। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, रखिए B इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 4 पाई आर। क्या लिखेंगे, 4 पाई आर इंटू थीटा। 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। तो देखो पाई से पाई कट गया और इससे 2 आर कट गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 2 आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, 2 आर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आ रहा है ना। तो देखो इसमें से पाई गायब हो जा रहा है, पाई क्या हो जा रहा है, उधार एक जादू है, आप देंगे हम गायब हो जाएंगे। नहीं पढ़े हो, अरे दुकानदार लिखा रहता है हाँ, वो चिपकाया रहता है ना, उधार एक जादू है, हम देंगे आप गायब हो जाएंगे इसलिए उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये चीजें हो गया हमारे पास। कल हम इस पर 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।